हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे आज के यानी 9 मार्च के करंट अफेयर। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021, इसका विषय क्या था? आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है 8 मार्च को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम था वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड वर्ल्ड। यानी लीडरशिप दिखानी होगी महिलाओं को, और अब जो नई दुनिया है जिसे कोविड-19 वर्ल्ड बोलते हैं, उसमें महिलाओं का भविष्य पुरुषों के समान होना चाहिए। राइट, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। सोशल मीडिया पे एक कैंपेन भी चलाया गया महिलाओं के लिए जो था #चूज टू चैलेंज। चूज टू चैलेंज, ये हैशटैग भी चलाया गया। तो ये हैशटैग भी पूछा जा सकता है इस बार सोशल मीडिया पर क्या हैशटैग था, तो वो था चूज टू चैलेंज। वैसे भारत में महिला दिवस कब मनाया जाता है? यानी अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है और किसका बर्थडे होता है, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को ये बर्थडे किसका होता है जानते हैं? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का जन्मदिन जो है, महान स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू का जन्मदिन 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। एक और 2-3 और बताता हूँ आपको जो अभी मनाए गए हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन हम किस रूप में मनाते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्मदिन 23 जनवरी को होता है और इसे हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को होता है हर साल। एक इंपॉर्टेंट महिला और हैं, कस्तूरबा गांधी। जानते हैं कस्तूरबा गांधी कौन है? ये महात्मा गांधी जी की पत्नी थी। कस्तूरबा गांधी वाइफ थी महात्मा गांधी जी की। तो इनका बर्थडे 11 अप्रैल को मनाया जाता है और ये किस रूप में मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर अंग्रेजी में बोलूं तो नेशनल सेफ मदरहुड डे, दोनों याद रखो इंग्लिश में भी। नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल को इनका जन्मदिन मनाया जाता है। ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि कस्तूरबा गांधी का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है। इंदिरा गांधी की बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, इनका जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? इनका जन्मदिन कौमी एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौमी एकता दिवस, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इंटीग्रेशन डे। नेशनल इंटीग्रेशन डे 19 नवंबर को होता है। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे इनसे 5 दिन पहले होता है, 14 नवंबर को, जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और बताता हूँ, चलो इंपॉर्टेंट, 11 फरवरी का दिन भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। समर्पण दिवस। अब ये समर्पण दिवस क्या है? समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि होती है। दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि को 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कम से कम 4-5 याद रख लो, ये काफ़ी रिपीट एग्जाम में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? एक्चुअली मैंने बताया तो आपको हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा इसका नाम मैत्री सेतु रखा है। तो फेनी ब्रिज जो है वही है मैत्री सेतु और कुछ नहीं है। त्रिपुरा का एक शहर है सबरूम, दक्षिण त्रिपुरा में आता है, एकदम दक्षिण में त्रिपुरा के सबरूम को जोड़ा जा रहा है बांग्लादेश के रामगढ़ के साथ, और बीच में नदी बहती है। तो नदी का नाम है फेनी नदी। तो फेनी नदी पे जो पुल बना है उसका नाम मैत्री सेतु है। ये जो पुल है 1.9 किलोमीटर लंबा है और इसको 133 करोड़ रुपए में बनाया गया है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है कि त्रिपुरा के पास अपना कोई बंदरगाह तो है नहीं, तो उसे कोलकाता बंदरगाह यूज़ करना पड़ता है जो बहुत दूर पड़ता है, क्योंकि पूरा घूम के आना पड़ता है चिकन स्नैक को क्रॉस करके। अब वो बांग्लादेश का जो बंदरगाह है उसे यूज़ कर पाएंगे। राइट, चिटागोंग जो बंदरगाह है वहाँ का, चिटागोंग बोलते हैं जिसे, उसे वो यूज़ कर पाएंगे। तो ये फ़ायदा होगा फेनी ब्रिज के बनने से त्रिपुरा को। और बांग्लादेश में हमारे जो वो हैं एम्बेसडर, राजदूत, वो कौन है? विक्रम दोरई स्वामी। विक्रम दोरई स्वामी। लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हो गया। ये कौन थे? ये एक कवि थे और ये कन्नड़ भाषा के महान कवि थे। कर्नाटक की जो भाषा है ये शिमोगा से थे, जिसे शिवमोगा बोलते हैं आजकल, शिमोगा या शिवमोगा। तो कवि थे कन्नड़ भाषा के। स्विस ओपन
का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल और पुरुष एकल दोनों याद रखने हैं। ऑब्वियसली बैडमिंटन खिलाड़ियों की बात हो रही है, वो आप देख के समझ गए होंगे। पीवी सिंधु, कैरोलिना मारिन, नोजोमी ओकुहारा और चेन यूफई, महान खिलाड़ी हैं चारों ही। तो ये जीता कैरोलिना मारिन ने, जो स्पेन की खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में पीवी सिंधु को हराया और बहुत एक तरफा मुकाबला था, आधे घंटे में ख़त्म हो गया था। पीवी सिंधु कैरोलिना मारिन से नहीं जीत पाती। आपको याद होगा 2016 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था, वहाँ भी ये कैरोलिना मारिन से ही हारी थी। 2016 के ओलंपिक खेल जो ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में हुए थे। कैरोलिना मारिन बहुत ज़्यादा ताकतवर खिलाड़ी हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले ओलंपिक खेलों में पीवी सिंधु स्वर्ण पदक जीतेंगी। वैसे भारत में बहुत सारे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। साइना नेहवाल पता होगा आपको, श्रीकांत किदम्बी श्रीकांत, पारुपल्ली कश्यप जो हैं वो साइना नेहवाल के पति हैं और खिलाड़ी भी हैं। पुलेला गोपीचंद इनके कोच हैं सबके। साई प्रणीत है, प्रणॉय HS हैं, सात्विक राज, रंकी रेड्डी वगैरह। तो ये अश्वनी पोनप्पा, चिराग शेट्टी, बहुत सारे खिलाड़ी हैं भारत में बैडमिंटन के जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की राजधानी है। राइट, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। क्या मलेशिया के साथ भारत को युद्धाभ्यास करता है? हाँ, एक करता है जिसका नाम है हरिमो शक्ति। वैसे मलेशिया में मुद्रा चलती है रिंगिट और अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट मलेशिया में खेला जाता है। मलेशिया में भारत के राजदूत कौन है? मृदुल कुमार सिंह। बस मृदुल कुमार याद रखो। मृदुल कुमार भारत के मलेशिया में राजदूत हैं। और पुरुषों में किसने जीता? ये जीता विक्टर एक्सेल्सन ने, जो डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। बहुत महान खिलाड़ी हैं ये। पिछले एक साल से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जापान के केंटो मोमोटा वगैरह ये सब आगे निकल गए थे, लेकिन विक्टर एक्सेल्सन ने टूर्नामेंट जीत लिया और बता दिया कि आई एम बैक, मैं वापस आ गया हूँ। डेनमार्क में हमारी राजदूत हैं पूजा कपूर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के किस जिले में सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण एवं पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सुविधाओं के विकास कार्यों की आधारशिला रखी? बेसिकली क्या है, मध्य प्रदेश में जो दामोह है, ये दामोह वही जगह है जहाँ से प्रहलाद पटेल सांसद हैं। प्रहलाद पटेल जो हैं हमारे कल्चर और टूरिज़्म यानी पर्यटन और संस्कृति, 2 मंत्रालय इनके पास हैं। ये रानी दुर्गावती का किला था सिंगौरगढ़ दामोह में, तो इसको रिपेयर करवाया जा रहा है। काफ़ी दयनीय स्थिति में है, यहाँ पे सफाई वगैरह भी उतनी नहीं है। तो 26 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा इस किले का, और इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो याद रखिए, सिंगौरगढ़ का जो किला है वो दामोह में है। मध्य अमेरिका का पहला देश कौन सा है जो मलेरिया मुक्त हो गया है? मध्य अमेरिका मतलब जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो कंट्री हैं उनको बोलते हैं पनामा, कोस्टा रिका, होंडुरास, ये सब जो कंट्री आते हैं। तो इनमें मलेरिया मुक्त हो गया है अभी अल सल्वाडोर की राजधानी है सान सल्वाडोर। वैसे मलेरिया फैलता किससे है? मलेरिया फैलता है प्लाज्मोडियम से, और इस प्लाज्मोडियम को हमारे खून तक कौन पहुंचाता है? हमारे खून तक पहुंचाता है एक मच्छर जिसका नाम है मादा एनोफ्लिस। और वर्ल्ड मलेरिया डे होता कब है? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया कौशल विकास के लिए? तो ये बना है सिंगापुर की सहायता से, और भुवनेश्वर में बना है ओडिशा की राजधानी में। पहला विश्व कौशल केंद्र यानी वर्ल्ड स्किल सेंटर। कल वैसे तो कई लोग पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, तो देखो आपको PDF मिल ही जाता है। PDF को फोटोस्टेट करा लिया करो और उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊं आंसर के साथ मार्क कर दिया करो, ऐसे नोट्स बनते हैं। वरना तो आप 3-4 घंटे रोज करंट अफेयर लिखते रहोगे बैठ के, इतना टाइम नहीं, ठीक है? ऐसे आपको लिखने हैं। और एक रजिस्टर अलग से बना लो जिसमें आप सारे स्टेट्स के करंट अफेयर लिखो। जैसे अगर मैं उड़ीसा के 5-6 चीज़ें बताऊँ तो वो उसमें लिखते रहो और नई चीज़ें ऐड करते रहो। ये तरीका होता है नोट्स बनाने का, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, तो मैंने कहा एक बार आपको बता दूँ।
अब ओडिशा में जैसे मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा अब ओडिशा के, जैसे भुवनेश्वर में क्या बना है अभी अभी, भारत का पहला फायर पार्क बना है। भुवनेश्वर में एक झील है बिंदु सागर, जिसकी सफाई करने के लिए सफाई अभियान चला है। भुवनेश्वर में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल भी बना है, कोविड योद्धा स्मारक। अब ये सब चीज़ आप उसमें लिख लो अपने PDF में। और जो आप उड़ीसा का मेंटेन कर रहे हो, सब राज्यों का 29 पेज चाहिए, 28-29 पेज, मतलब राज्य और यूनियन टेरिटरी वगैरह। तो उसमें आप जो है सारे राज्यों के करंट अफेयर उसमें अपडेट करते रहा करो, क्योंकि उसमें रेपिटेशन नहीं होगा। क्योंकि ये तो मैं बार बार रिपीट करूंगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको बार बार लिखना है यही चीज़, क्योंकि ओडिशा का क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा तो उसमें भी मैं कुछ ना कुछ तो बताऊंगा एक्स्ट्रा, तो वो आपको उसमें लिखना होगा। अब ओडिशा ने 5 मोबाइल ऐप लॉन्च करे हैं। एक का नाम है मो छटुआ, दूसरे का नाम है ई कलिका, फिर है ममता, ये ममता मोबाइल ऐप, फिर है मो शिशु, ये मो देखते ही समझ जाया करो उड़ीसा की बात हो रही है, मो का मतलब मेरा, मो, और ई मान दे। ये 5 मोबाइल ऐप ओडिशा ने लॉन्च करें। और ओडिशा की एक महिला हैं जिनका नाम है सस्मिता लंका। सस्मिता लंका कौन है? ये वन अधिकारी हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। इन्हें UN एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड मिला है पर्यावरण संरक्षण के लिए, यही पता होना चाहिए आपको। फिर 2 पोर्टल हो रहे हैं ओडिशा के, एक तो है अग्निशमा सेवा और दूसरा है परेश्रम पोर्टल। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने विमेन विल नाम का वेब प्लेटफॉर्म बनाया है? वुमेन विल, महिलाएं कर सकती हैं। सो ये गूगल ने तैयार करा है महिला दिवस के उपलक्ष्य में, और $25 मिलियन यानी $2.5 करोड़ गूगल इन्वेस्ट करेगा इंडिया में, राइट। $2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर इंडिया में गूगल इन्वेस्ट करेगा महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए। गूगल ने और भी चीज़ें लॉन्च करी हैं, जैसे गूगल ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है म्यूरल, ये एग्जाम में ज़रूर आएगा, म्यूरल मल्टीलिंगुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन लैंग्वेजेस यानी म्यूरल। और फिटबिट नाम की कंपनी गूगल ने खरीद ली है अभी फिटबिट। गूगल ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर एक एस नाम का क्रेडिट कार्ड भी शुरू करा है। मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग, छोटे व्यापारियों की मदद के लिए मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव शुरू करा है। गूगल ने भारत के संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर लाइफ इन मिनिएचर सीरीज भी शुरू करी है, राइट। गूगल ने नियर बाय शेयर फीचर भी शुरू करा है और दी एनीवेयर स्कूल फीचर भी गूगल ने शुरू करा है। स्वाधीनता पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? जैसे भारत में भारत रत्न होता है, बांग्लादेश में होता है स्वाधीनता पुरस्कार, तो आंसर है बांग्लादेश। और बांग्लादेश अभी अभी 9 व्यक्तियों को और एक संगठन को इसे देगा, उनके नाम आपको याद नहीं रखने, बस याद रखिए ये पुरस्कार 1977 में स्टार्ट हुआ था, 1977 में स्वाधीनता पुरस्कार। वैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में एक सड़क बन रही है, उसका नाम है स्वाधीनता सड़क, ये भी पूछा जा सकता है। और 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे हो जाएंगे। किस रेलवे जोन ने मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम की शुरुआत करी है? इससे स्टेशन मास्टर, रेलवे का जो स्टाफ है, उनके बीच में बहुत ही कम समय में सीधी कॉल हो सकती है, कम्युनिकेशन संचार हो पाएगा। ट्रेन का में जो स्टाफ है, क्रू है, कंट्रोल सेंटर, स्टेशन मास्टर, इनके बीच में जल्दी कम्युनिकेशन हो पाएगा। एक कॉल सिर्फ 300 मिलीसेकंड में डायल हो जाएगी। तो ये शुरू कराया अभी पश्चिम रेलवे ने, पश्चिम रेलवे जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतीय रेलवे आजकल विस्ताडोम कोच बना रहा है, जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बन रहे हैं। और एक ट्रेन चलाई गई वासुकी, सबसे लंबी मालगाड़ी, भिलाई से कोरबा छत्तीसगढ़ में चलाई गई, 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसने अपने 2700 स्कूलों के लिए अलग से स्कूल बोर्ड बना दिया? अब ये CBSE एफिलिएटेड नहीं है, अब ये होंगे DBSE एफिलिएटेड, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो दिल्ली ने अपना अलग बोर्ड बना दिया है शिक्षा का, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। मनीष सिसोदिया यहाँ के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं। दिल्ली की सरकार ने एक स्विच दिल्ली अभियान भी शुरू करा था, जिसमें लोगों को कहा था कि आप अपनी गाड़ी स्विच कर लो, यानी कि आप बिजली से चलने वाली जो गाड़ी हैं, इलेक्ट्रिक कार, उनको अपनाओ। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान, बेहतर तकनीकी के इस्तेमाल के लिए भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने कौन से IIT के साथ समझौता किया है? कौन से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ? ये है IIT जम्मू।
और उत्तरी कमान का हेडक्वार्टर उधमपुर में है। भारतीय जो सेना है, इंडियन आर्मी, उसके कितने कमान है? 7 कमान है उसके, राइट। तो उनमें से एक है उत्तरी कमान जिसका हेडक्वार्टर उधमपुर में है। किस राज्य ने रामायण का वैश्विक विश्वकोश शुरू करा है? ये विश्वकोश क्या होता है? एनसाइक्लोपीडिया, ज्ञान का भंडार, एक ऐसी किताब जिसमें किसी एक विशेष मुद्दे के बारे में सब कुछ हो, उसे एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। तो इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी रामायण के बारे में, एक एक चीज़, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। और ये बहुत ज़रूरी भी है हमारी संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए। ये उत्तर प्रदेश ने शुरू करा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक रामायण की ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया बनाई है, यानी वैश्विक विश्वकोश। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो अयोध्या है, उसके बारे में जानकारी लोगों को ज़्यादा नहीं है, और ये अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार करी है। अयोध्या शोध संस्थान यानी अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई है ये रामायण की ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया। इसमें सप्तपुरी का जिक्र किया है। सप्तपुरी क्या होता है? अब जैसे ये चीज़ आपको नहीं पता, सप्तपुरी क्या होता है। भारत में हिंदू धर्म में अगर पूछें, हिंदू धर्म जो है उसमें अगर पूछें कि सबसे पवित्र तीर्थ स्थान कौन है, तो आप क्या कहोगे? जैसे मुसलमान जाते हैं मक्का, राइट, ऐसे ही हिंदुओं के लिए तीर्थ कौन से हैं? तो वो हैं सप्तपुरी। 7 हैं, एक नहीं है, 7 हैं। और ये 7 कौन से हैं जो हमारे धर्मों में लिखे हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। पहला है अयोध्या, अयोध्या। दूसरा है काशी, काशी आज इसे वाराणसी बोलते हैं, पहले काशी बोलते थे एक ज़माने में। एक है कांची, जिसे आज बोलते हैं कांचीपुरम। आपने कांचीपुरम की साड़ियाँ सुनी होंगी, सिल्क, तमिलनाडु में है ये। 3 तो ये हो गए। चौथा है मथुरा, और इनमें आप देख सकते हो अयोध्या भी यूपी में है, काशी भी यूपी में है, और मथुरा भी यूपी में है। 3 तो यूपी में है ही, 4 हो गए, 3 बचे। 3 कौन से हैं? एक है अवंतिका, हमारे वेदों में अवंतिका लिखा है लेकिन आज इसे उज्जैन बोलते हैं। शिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर भी यहाँ पे है। एक है द्वारवती, जिसे आज हम द्वारका बोलते हैं, गुजरात में है ये, द्वारवती। एक बच गया और वो है माया, जिसे हम आज हरिद्वार बोलते हैं। तो इन्हें सप्तपुरी कहा जाता है, और इनमें से 3 यूपी में है। तो यूपी की सरकार ने ये एक अहम कदम उठाया है। किस राज्य की सरकार ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित कर दिया? ईयर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का साल। और इन्होंने एक मिशन भी चलाया है जिसका नाम है मिशन शिक्षा। मिशन शिक्षा चलाया है राज्य में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इसके मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू। समुद्री यात्रियों और मछुआरों की मदद करने के लिए भारत की सरकार ने एक रियल टाइम वेसल ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है। रियल टाइम मतलब ये वास्तविक समय में आपको जो वेसल मतलब होता है जहाज, वो ट्रैकिंग सिस्टम बता देगा कि मछुआरे का ये जहाज कहाँ है या नाव कहाँ है। क्योंकि कई बार मछुआरे लापता हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ गए, समुद्र में खो जाते हैं, उनकी नाव गिर जाती हैं, कई बार डूब जाते हैं। इसमें पता चलता रहेगा सरकार को कि मछुआरों की जो बोट है वो इस वक्त कहाँ है, वास्तविक समय में जानकारी मिलेगी। तो इसका नाम रखा है सागर मंथन। सागर मंथन। और सागर मंथन एक मर्केंटाइल मैरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर है, MMDAC है एक तरह का, जो पल पल की जानकारी मछुआरों की लोकेशन की सरकार को देगा। एपराका यानी एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन, इसमें एशिया प्रशांत या इंडो पैसिफिक के 21 देश हैं, उनका समूह है ये। इसके चेयरमैन कौन बने? इसके चेयरमैन बने हैं, ये संगठन 1977 में बना था। इसके चेयरमैन बने हैं चिंतला गोविंद रजुलू। और चिंतला गोविंद रजुलू नबार्ड के चेयरमैन है। नबार्ड के चेयरमैन है। नबार्ड बना था 1982 में। ग्लेनमार्क फार्मा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इन्होंने बनाया रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को ग्लेनमार्क फार्मा ने अपने एक प्रोडक्ट कैंडिड पाउडर के लिए बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ बना है? यह बना है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ? उत्तराखंड में एक जगह है रानीखेत। तो ये रानीखेत में बना है देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र। तो ये था हमारा 9 मार्च का वीडियो। मिलते हैं 10 मार्च के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।